हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से जो हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की हमने जो सीरीज चलाई थी उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और यह आप लोगों को हमारी जो ये वीडियोज़ हैं पसंद आ रही होगी। चलिए तो हम लोग आगे जो अगला क्वेश्चन है हमारा उसको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये गुडविल क्या है, यहाँ पे ये बताना है गुडविल क्या है, यहाँ पे एसेट किस प्रकार के एसेट है ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, जहाँ पर आप लोगों को याद रखेंगे ये एक दो बार हमारे पेपरों में आ भी चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है करंट एसेट, फिर इंटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट और फिक्टिशियस एसेट। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है, ये बेसिक अकाउंटिंग के पार्ट है। आई होप आप लोगों को सारी एसेट्स के बारे में पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन जो डाउट होता है वो दो पॉइंट्स को लेकर होता है, एक इंटेंजिबल एसेट और हमारी फिक्टिशियस एसेट। इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए सभी को समझ लेते हैं। करंट एसेट दोस्तों वो होती हैं जो एक फाइनेंशियल ईयर में जिन्हें हम लोग कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ऐसी एसेट को हम लोग जो है करंट एसेट बोलते हैं। और जो इंटेंजिबल एसेट होती है जिनका कोई जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिन्हें हम लोग छू या देख नहीं सकते, तो उन्हें हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। साथ ही फिक्स एसेट ऐसी एसेट होती हैं जिन्हें हम मोर देन 1 ईयर या फिर 2 या 3 ईयर या फिर मोर देन काफ़ी ईयरों में हम लोगों ने जो है हम उनको कैश ट्रांजैक्शन करा सकते हैं, या फिर बात करें लॉन्ग टर्म तक का जिनकी भी लाइफ होती है वो हमारे फिक्स एसेट होते हैं। अब बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं दोस्तों। फिक्टिशियस एसेट भी एक हमारा इंटेंजिबल एसेट ही क्या कहा जाता है इनको, लेकिन यहाँ पे जनरली फिक्टिशियस एसेट हमारी जो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, जो ऐसे एक्सपेंसेस जो एक साल रिकवर ना करके उन्हें कई सालों में रिकवर किया जाता है, तो ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम लोग डेफर रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिर बात करें फिक्टिशियस एसेट के रूप में हम लोग उन्हें दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो गुडविल है, गुडविल को हम लोग जनरली कौन सी एसेट मानेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, वैसे तो एक ही ऑप्शन आना चाहिए था, या इंटेंजिबल या फिर फिक्टिशियस। वैसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफर जो आप लोग करेंगे इसका जो आंसर होगा इंटेंजिबल एसेट में, यानी अमूर्त संपत्ति में करेंगे। लेकिन फिर भी फिक्टिशियस एसेट को भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है काल्पनिक या फिर बात करें इंटेंजिबल ही एसेट कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर को जो आयोग ने आंसर किया है बी और सी दोनों किया है, लेकिन ज़्यादा प्रेफर आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट एसेट। तो दोस्तों ये भी हमारा करंट एसेट से रिलेटेड, बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे करंट एसेट कौन सी नहीं है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे कैश एट बैंक, स्टॉक और सन्ड्री डेटर्स और फिर फर्नीचर। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी चालू संपत्ति नहीं है ये हमें बताना है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो भी हमारे कैश एट बैंक है ये भी हमारा क्या है एक तरीके का, इसलिए हम कभी भी हमारा इसको हम लोग ट्रांजेक्शन इस पर हम लोग कर सकते हैं विद इन 1 ईयर में। और स्टॉक को भी हम लोग ये भी हमारा क्या है करंट एसेट है। सन्ड्री डेटर्स भी हमारे करंट एसेट है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आप लोगों का फर्नीचर, या फिर बात करें फर्नीचर ही यहाँ पर को जो है एक फिक्स एसेट के रूप में हम लोग देख सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्नीचर। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, यानी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मेथड कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मेथड में जो मेन मेथड्स हैं जो हम लोग जिनकी हम लोग बात करें, एक तो वेटेज एवरेज मेथड, प्राइस मेथड है आप लोगों की, फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लीफो और फीफो हम बात करें। इसके अलावा भी दोस्तों हीपो भी आता है, हीफो, ठीक है, हीफो फीफो और नीफो भी आता है दोस्तों, नीफो। और यहाँ पे जैसे वेटेज एवरेज मेथड है यानी भारित औसत मूल्य विधि है, और यहाँ पे एवरेज साधारण सिंपल एवरेज मेथड भी होती है। साथ ही नीपो, हीपो, फीफो ये सारी मेथड्स किसकी हैं, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मेथड है। तो इसमें एक ही जो नहीं है वो है कौन सी, बैलेंस शीट मेथड, यानी हम बात करें आर्थिक चिट्ठा मेथड, ये आप लोगों की इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड नहीं है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले जो क्वेश्चन है हमारा, वो है द नेम ऑफ थर्ड पार्टनर इज इन द केस ऑफ गार्डनर वर्सेस मुर्रे। दोस्तों हमने बात करी थी लास्ट टाइम पे, हम लोगों ने एक पार्टनरशिप का जो है फर्म का जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हम लोगों ने देखा था। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये केस कई बार पूछा जा चुका है पेपरों में। कभी इसके जो है ईयर पूछ लिया जाता है, कभी ये विवाद कहाँ का है ये पूछ लिया जाता है, कभी इसमें से कौन सा जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट या सॉल्वेंट हुआ था ये पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे 3 पार्टनर कौन कौन से थे, तो दोस्तों एक तो था इसमें कौन सा, विल्किंस था और गार्डनर था और मुर्रे था। तो इसमें से कौन सा इसमें से जो आप लोगों का इंसॉल्वेंट हुआ था, तो वो कौन सा व्यक्ति था सॉल्वेंट हुआ था ये हमें बताना है। तो दोस्तों बात करें जो तीसरा, एक तो गार्डनर है और मुर्रे है, तो दोनों तो इसमें ऑप्शन में है नहीं,
और तीसरे में बात कर रहे हैं विल्किंस की, तो इसका जो तीसरा पार्टनर है दोस्तों उसका नाम है विल्किंस। याद रखेंगे 1903 का ये केस है और इंग्लैंड का ये केस है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वेयर देयर इज़ नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। दोस्तों यहाँ पे बात है जो हमारा इंटरनल ऑडिट होता है, वहाँ पर अगर कोई कार्य अगर हमारा संतोषजनक नहीं है तो किस प्रकार की जो पद्धति होगी वो ठीक रहेगी, ये एक सजेशन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग सभी की बात कर लेते हैं, जितने भी टाइप के हमारे ऑडिट हैं। टैक्स ऑडिट दोस्तों, जहाँ पे कर से संबंधित टैक्स रिलेटेड जो भी ऑडिट होता है वहाँ पे हम लोग टैक्स ऑडिट बोल देते हैं। और फिर बात करते हैं इंटरिम ऑडिट, या फिर जैसे हम लोग मिडल ऑडिट भी बोलते हैं, जो किसी वर्ष के दौरान किया जाता है और जनरली तब किया जाता है जब किसी डिविडेंड को अगर बीच में डिविडेंड देना हो तो उस बीच में हम लोग इंटरनल ऑडिट करते हैं। कॉस्ट ऑडिट हमारी लागत से संबंधित जितना भी हम लोग देखें तो लागत से संबंधित जो ऑडिट होता है वो हमारा कॉस्ट ऑडिट कहा जाता है। कंटिन्यूस ऑडिट जो इसमें होता है जो वर्ष भर चलते रहता है दोस्तों, ये ज़्यादातर यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा इंटरनल ऑडिट में हमारे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का वर्ष भर चलता तो रहता है, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट होती है वो लास्ट फाइनल में ही दी जाती है ऑडिटर के द्वारा। तो इसमें जनरली जो ये ऑडिट होता है सबसे बेस्ट माना जाता है और इसी के अंतर्गत हम लोग जो भी इंटरनल जो भी जांचें हमारी होती हैं वो अच्छी तरह से हमारे सामने आ जाती हैं। तो जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूस ऑडिट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि नॉर्मल लॉसेस दे रखा है 10%, अब नॉर्मल वेस्टेज की यूनिट दे रखी है 100 और इसमें आउटपुट दे रखा है 8000। तो यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम जो यूनिट बनी होंगी वो कितनी बनी होंगी, ये हमें बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी है, जनरली साइंस का भी क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग, मैं इसे कैसे सॉल्व करने का एक तरीका बता देता हूँ। जनरली ये एक बार ऑलरेडी आ चुका है, ये दूसरी बार आया हुआ है, आयोग ने ये दूसरी बार पूछा है। चलिए बात करते हैं होता क्या है। देखिए ये इसमें बोला गया है कि 10% नॉर्मल जो है लॉसेस होता है। पहले मैं आप लोगों को ये 3 पॉइंट बता देता हूँ कि जैसे इसमें नॉर्मल लॉसेस दे रखा है और अब नॉर्मल लॉसेस क्या होता है ये बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे नॉर्मल लॉसेस का मतलब होता है हमारा दोस्तों, जब अगर हम लोग कोई जनरली अगर हम लोग कोई 1000 यूनिट बना रहे हैं और हमें पता है कि उसमें जो है 100 यूनिट ऐसी हैं जो मतलब ख़राब होनी है, जनरली हो ही जाती हैं किसी ना किसी कारण से, किसी गलती से। तो 10% यानी जो 10% स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल लॉसेस। और जो अब नॉर्मल लॉसेस होता है वो अब नॉर्मल कैसे, जैसे जो बार बार नेचर के नहीं होते हैं, मतलब रिकरिंग नेचर के नहीं होते हैं, जो बार बार नेचर के नहीं होते हैं, वो कभी कभी या किसी वर्ष में सडनली हो जाते हैं, या जैसे मान लीजिए आग लग गई तो काफ़ी यूनिट्स हमारी ख़राब हो चुकी हैं, या चोरी हो गया कोई माल तो वो हमारा लॉसेस हो गया। तो इसे हम लोग अब नॉर्मल लॉसेस के श्रेणी में रखेंगे। आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया कि नॉर्मल जो हमारा वेस्टेज है वो नॉर्मल लॉसेस हमारा कितना है 10% है, यानी 90% की वैल्यू होगी दोस्तों, ठीक है 90% की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि अब नॉर्मल लॉसेस भी हुआ है, अब नॉर्मल लॉसेस भी हुआ है और वो कितना हुआ है वो यूनिट में दे दिया, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया। अगर परसेंटेज दिया होता तो डायरेक्टली आंसर निकल जाता, तो इसको थोड़ा सा साइंस लगाना पड़ेगा। तो इसने बोला कि 8000 जो है हमारी यूनिट्स हुई हैं आउटपुट, ये दोनों घटाने के बाद, यानी 10% तो आपका क्या हुआ है, 10% आपका नॉर्मल तो होना ही है, वो हुआ ही होगा, और प्लस इसमें 100 यूनिट और हो गया है अब नॉर्मल। तो अगर हम लोग इसे देखें तो दोस्तों 90% तो ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास, लेकिन जो 100 यूनिट और हुई हैं हम उसे ऐड कर लेते हैं इसको और ईजी बनाने के लिए, जिससे हमारा ये ईजी हो जाए। तो हम लोग देखेंगे 8000 ऑलरेडी है हमारे पास और प्लस इसमें अगर हम लोग 100 कर देते हैं तो अब ये इक्वल हो गया 90% के बराबर। तो 90% बराबर जब हम लोग निकालेंगे दोस्तों, जब हम लोग 90% बराबर निकालेंगे, वैल्यू आ गई हमारी 81 100, तो हमारा 100% की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो 100% की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 9000, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9000 इकाइयाँ। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 27। यहाँ पे आर्टिकल 54 जो है डिटेल दे रखा है, काफ़ी डीप क्वेश्चन है दोस्तों ये। यहाँ पे बोला गया है कि ए पार्टनर फर्म सोल्ड ए रेसिडेंशियल हाउस, जब कोई पार्टनर एक आवासीय मकान को बेचता है तो वहाँ पे अंडर विच द सेक्शन फर्म कैन बी गेट एग्जाम्पशन ए लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि जो फर्म की किस धारा के अंतर्गत पूंजी लाभ पर कर के उसे छूट दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे चारों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सके आप लोगों से। देखिए यहाँ पे 54 जो है सेक्शन बोलता है वो कहता है कि अगर आप कोई भी रेसिडेंशियल हाउस जो है सोल्ड करते हैं तो वहाँ पर को आप लोगों को रिबेट मिलेगी उस पर। तो यहाँ पे जो पहला ही ऑप्शन है इसका इसी केसेस में है, और इसमें कई क्लॉजेस हैं जिसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जनरली हम लोग मोटा मोटा जान लेते हैं कि किन किन केसेस में हमें यहाँ पे कौन कौन सी धाराओं का रिलेटेड। जब भी कोई एक फर्म जो है
अपने रेसिडेंशियल हाउसेस को बेचेगी या सोल्ड करेगी तो वहाँ पर को धारा 57 यानी 54 जो हमारा सेक्शन 54 है उसके तहत उसको एग्जम्पशन मिलेंगे। ठीक है, चलिए, और जो हमारा सेक्शन ईसी है 54 ईसी है वो कहता है दोस्तों, जब भी कोई जो भी हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड होगा, यहाँ पे याद रखेंगे, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब भी हम लोग करेंगे कोई स्पेसिफिक एसेट्स जो कि आप लोग की NHAI या फिर बात करें एंड रूरल या फिर कॉर्पोरेशन से रिलेटेड होगी, तो वहाँ पर कि उस केसेस में 54 ईसी के तहत आप लोगों को कुछ रिबेट दी जाएगी। अगर हम लोग बात करें सेक्शन 54F का जो रिलेशन है, वहाँ पर को दोस्तों बोला गया है, जब भी हम लोग कोई नॉन रेसिडेंशियल हाउसेस को अगर हम लोग सोल्ड करते हैं, यहाँ पर को देखिए रेसिडेंशियल को सोल्ड करते हैं किसमें 54 में, और 54F में बोला गया कि जब भी हम लोग नॉन रेसिडेंशियल हाउसेस को सोल्ड करेंगे और उसको यूज करेंगे किसमें, जो हमारा रेसिडेंशियल हाउस होगा उसको इसको सेल करेंगे, नॉन रेसिडेंशियल को समझ लेंगे। यहाँ पे बोला गया है जब भी हम लोग नॉन रेसिडेंशियल को सेल करेंगे, और इसमें एक कंडीशन और है, और परचेस करेंगे किसको, परचेस करेंगे रेसिडेंशियल हाउसेस को। तो दोस्तों तो इस केसेस में जो रिबेट मिलेगी वो 54F के अंतर्गत आप लोगों को दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं 54D के अंतर्गत। तो 54D जो रिलेटेड करता है आप लोगों का, यहाँ पर को जो भी कैपिटल गेन्स आप लोगों की होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी, जो भी इंडस्ट्रियल जो भी लैंड होंगे, इंडस्ट्रियल जो भी हमारी इंडस्ट्रियल जो भी लैंड होंगे या बिल्डिंग होंगे, उनको हम लोग जो है उनसे संबंधित जो भी हमें रिबेट मिलेगी वो हमारी 54D के अंतर्गत आएगी। इसके अंतर्गत बहुत से क्लॉज हैं इन चारों के अंतर्गत, उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटा हम लोगों ने जाना जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था उसी हिसाब से हम लोगों ने इन चारों को डिस्कस कर लिया। आप लोगों ने रिकैप करके या फिर दोबारा से इतने सुन के किसका संबंध किससे है ये आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगला महत्वपूर्ण फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है यहाँ पे 1.32, देन what percentage will taxable income increase if EBIT increase by 60%। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि वित्तीय उत्तोलन जो है आपका वो है 1.32, तो EBIT अगर 6% की वृद्धि इसमें हुई है तो वहाँ पर को जो कर योग्य आय होगी उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों जो आप लोगों का EBIT का जो मीन्स हो जाता है वो अर्निंग बिफोर जो है इनकम टैक्स हो जाता है। अगर हम लोग बात करें इसका जो फॉर्मूला है, तो अगर इसके दो तरीके से फॉर्मूले होते हैं। एक अगर हम लोग परसेंटेज या डिग्री में अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल लिवरेज होगा दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं EBIT अपॉन जो भी हमारा EBT होगा। ठीक है, EBIT अपॉन EBT, ये परसेंटेज में नहीं होगा, सॉरी ये हमारा परसेंटेज में नहीं होगा, ये हमारा किस में होगा, सिर्फ जब हमारा नॉर्मल फाइनेंशियल लिवरेज होगा वहाँ पे पूछेगा। और इसी केसेस में एक पॉइंट और आता है, जब परसेंटेज में कभी पूछे आप लोगों से, ठीक है, जब आप लोगों से कोई परसेंटेज में पूछे तो वहाँ पर जो फाइनेंशियल लिवरेज होगा, वो आएगा परसेंटेज चेंज, जो भी परसेंटेज चेंज होगा APS अपॉन EBIT। तो दोस्तों आपको इसी फॉर्मूले पे रखना है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, जो भी हमारा EPS आएगा, जो भी हमारा EPS अपॉन EBIT, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज। तो अगर हम इसे फॉर्मूले पे रखते हैं तो फाइनेंशियल लिवरेज कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1.32 इक्वल्स टू आप लोगों का EPS हमें निकालना है, EPS ये निकालना है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 6%। तो हम लोग देखेंगे इसका जो आंसर आ जाएगा 7.92% आप लोगों का चेंजेस आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर से ये आप लोगों का एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, ये मिक्स क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग, यानी यहाँ पर से जो जोड़े दिए हैं, जो युग्म दिए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये जानना है। देखिए पहला जो है वो है स्टॉक इन ट्रेड, ये लिक्विड एसिड है, ये बताना है ये सही है या गलत है। फिर अगर हम लोग बात करें, दूसरा है ऑयल वेल या तेल का कुआं हम लोग बात करें तो दोस्तों ये सही है, ये बताना है। फिर बात करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं फिक्टिशियस एसेट, ये हमें बताना है। और फिर बात करते हैं गुडविल, एक इंटेंजिबल एसेट है। तो देखिए दोस्तों अभी हमने जाना था जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट तो है ही है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला तो राइट हो ही गया आप लोगों का, ठीक है। चलिए एक आप लोगों का राइट हो गया। फिर हमने बात करी
फिर हमारा जो अगला पॉइंट है प्रारंभिक व्यय, बिल्कुल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो फिक्टिशियस एसेट होते हैं, ये भी राइट आंसर है। फिर है जो हमारे ऑयल वेल हैं या फिर बात करें तेल के कुएं हैं, छैसिल यानी वेस्टिंग एसेट होती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो स्कंद जो है हमारे ये एक लिक्विड एसेट नहीं होते हैं, तो याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिली अकाउंटिंग इज ऑल्सो नॉन एज, यानी उत्तरदायी लेखांकन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, उत्तरदायी जो लेखांकन होता है उसे हम लोग जो है प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग और एक्टिविटी अकाउंटिंग, लाभप्रदता लेखांकन और क्रियाशील लेखांकन, दोनों नामों से हम लोग इसे जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप दोस्तों ये कंप्लीट हुए हमारे आज के जो सेशन है, इसके 10 क्वेश्चन हम लोगों ने बोला था कि हम हर सेशन में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार से हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।